नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पश्चिम एशिया, जिसे मध्य पूर्व भी कहा जाता है। वहाँ पर बहुत बड़े युद्ध का खतरा जो मंडराने लगा है, उसके संबंध में। हालांकि ये युद्ध तो अगर हम लोग पृष्ठभूमि देखें तो पिछले 10 महीनों से बनती हुई आ रही है। जो हमास ने एक एक्शन लिया था 7 अक्टूबर को, और उसके बाद जो गजा में जनसंहार, जो जिनोसाइड जारी है। और इसी बीच जो हिजबुल्ला लेबनान का समूह है, उसके साथ इजराइल के जो का मोर्चा एक धीमे स्तर पर, बहुत अभी उसमें युद्ध की स्थिति नहीं है, लेकिन जब तक वो एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं तो वहां से खुला हुआ था। इसी बीच एक नई नई और घटना ये हुई कि जो हमास के पॉलिटिकल उनके हेड थे, उनके पॉलिटिकल ब्यूरो के हेड थे इस्माइल हानिया, उनकी हत्या कर दी गई। ये हत्या की गई ईरान की राजधानी तेहरान में। ईरान के में अभी हाल में ही राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। राष्ट्रपति के का पद ग्रहण करने का समारोह था। उसमें भाग लेने के लिए इस्माइल हानिया तेहरान गए हुए थे, यानी वो ईरान के मेहमान थे। और उस जगह पर उनकी उस होटल में रात में 2 बजे हत्या कर दी गई, जहां वो ठहरे हुए थे। तमाम परिस्थितियां जो हैं उसमें, उससे यही जाहिर होता है कि जो इजराइल की एजेंसियां हैं, खासकर उनका जो कुख्यात उनका खुफिया एजेंसी मोसाद है, उसका हाथ इस घटनाक्रम में होगा। हालांकि अभी तक इजराइल ने इसकी घोषणा नहीं की है, उसने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ईरान की तरफ से, हमास की तरफ से ये बात दो टूक कही गई है कि ये हत्या इजराइल ने कराई है और ईरान ने इसका बदला लेने का ऐलान किया है। एक सिंबॉलिक रूप से उन्होंने लाल झंडा अपनी एक मस्जिद के ऊपर में लहरा दिया है, जिसका मतलब होता है, वो एक संकल्प होता है उनके शिया इस्लाम के भीतर में कि वो इसका बदला लेकर ही रहेंगे। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र को भी उन्होंने चिट्ठी लिख दी है ईरान की तरफ से। ये हमारी संप्रभुता का उल्लंघन किया गया कि हमारी सीमा के भीतर, हमारी राजधानी में एक हमारे मेहमान की हत्या की गई, और हमें इस बात का पूरा अधिकार है कि हम इसका बदला लें। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन के प्रतिनिधि ने यह कहा कि यह जो घटना हुई है, इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, उन्हें सजा दी जानी चाहिए। तो हालात अब ऐसे हैं कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियां कह रही हैं, वहाँ की मीडिया में ये बात आई है कि अगले 72 घंटों के भीतर, यानी 3 दिन के अंदर, उस पूरे इलाके में एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। और बात सिर्फ इस्माइल हानिया की हत्या तक नहीं रही। इसी बीच इजराइल ने लेबनान पर बमबारी की है और सीरिया की राजधानी दमिश्क में उसने एक इजरायली कमांडर की हत्या करा दी है। ये सारे आरोप हैं, ये सारे आरोप ईरान की तरफ से लगाए गए हैं कि ये हत्याएं इजराइल ने कराई हैं। लेबनान में तो खैर खुलेआम उन्होंने बमबारी। तो इस तरह एक साथ इजराइल ने कई मोर्चे खोल दिए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अभी इसी हफ्ते अमेरिका की यात्रा करके लौटे हैं। तो जाहिर है कि ये एक चर्चा पूरे पश्चिम एशिया में है, वहाँ के मीडिया में है कि वो अमेरिका से इस बात की मंजूरी लेकर आए कि वो इस तरह की आक्रामक और दूसरे देशों की संप्रभुता का हनन करने वाली वो कार्रवाइयाँ, जो एक्शंस हैं, वो लें। और इसीलिए चूँकि ये तो जब से ये जिनोसाइड वहाँ हो रहा है गजा में, तो इसे कोई भी जो वहाँ की घटनाओं को जानता है, अकेले इजराइल की कार्रवाई नहीं मानता है, वो उसको अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई के रूप में देखता है। और यह बात भी गौर करने लायक है कि इस्माइल हानिया की जिस तरह से हत्या हुई,
उसकी निंदा अमेरिका ने नहीं की है। अमेरिका की तरफ से सिर्फ एक बयान आया जिसमें ये कहा गया कि इसमें हमारा हाथ नहीं है, ये तो उन्होंने खंडन किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इस तरह से एक आतंकवादी कार्रवाई के तहत किसी दूसरे देश में जाकर किसी व्यक्ति की हत्या करना एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध है और इसके लिए जो भी दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। आप याद कीजिए, भारत के ऊपर उन्होंने कितने गंभीर आरोप लगाए पतवंत सिंह पन्नू के मामले में, या जो निज्जर की हत्या हुई। सवाल है कि क्या उसमें अगर अमेरिका का पक्ष ये हो कि अभी इजराइल का हाथ साबित नहीं हुआ है, तो क्या भारत का हाथ साबित हो गया था? और अगर इजराइल को इस बात का अधिकार है कि वो किसी देश के अंदर में जाकर जिसे वो आतंकवादी समझता है उसे मार सकता है, तो यही अधिकार भारत को क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये जो एक डबल स्टैंडर्ड अमेरिकी नीति का हिस्सा है, जिसमें इजराइल के 100 खून माफ हैं, बाकी देशों के लिए एक अलग पैमाना होता है, ये चीज भी इस मामले में इसलिए इस पे गौर करना चाहिए, इसे रेखांकित करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आज दुनिया में तनाव और टकराव की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है, और वही वजह हैं जिसके कारण आज ये स्थिति में पश्चिम एशिया में आ गई है, जहां 1967 और 1973 में जिस ढंग का युद्ध हुआ था, उस ढंग का ही युद्ध होने के हालात पूरी तरह से बन गए 51 साल बाद। और वो हालात क्या हैं, इसके बारे में जो रूस के एक पूर्व राष्ट्रपति हैं दिमित्री मेदवेदेव, जिन्हें राष्ट्रपति पुतिन के बहुत करीबी माना जाता है, और अभी भी वो पुतिन के सत्ता की जो सरकार है उसके साथ वो जुड़े हुए हैं, महत्वपूर्ण भूमिकाओं में जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि जो पश्चिम एशिया में जो समस्या है उसका समाधान बिना बड़े युद्ध के नहीं हो सकता है। तो ये बड़े युद्ध की पृष्ठभूमि बन गई। अगर ये युद्ध होगा तो उसमें ईरान की भागीदारी होगी, उसमें हिजबुल्लाह शामिल होगा, यानी लेबनान शामिल होगा, सीरिया किसी न किसी रूप में उसमें शामिल होगा, क्योंकि सीरिया के इलाके में जाकर इजराइल ने पिछले महीनों में कई उसने एक्शंस लिए हैं, ऐसे एक्शन जिसमें दूसरे देशों के कमांडर उनकी जान गई। और बहुत संभव है कि इसमें इराक में जो शिया ग्रुप है, इस्लामिक रेजिस्टेंस फ्रंट जो है, वो भी इसमें शामिल होगा, और अंसारुल्लाह जो कि यमन का समूह है जिन्हें हूती कहा जाता है, वो तो घोषणा कर चुके हैं कि वो अब युद्ध के बिना कोई समाधान नहीं है, और वो इजराइल के साथ युद्ध में, बल्कि वो तो ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि वो युद्ध उनका चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में एक बहुत ही एक हॉट जिसको कहते हैं हॉट प्लेस दुनिया में एमर्ज करके सामने आ गया है। ये तो नहीं कहा जाएगा कि अचानक आ गया है, लेकिन यह जरूर है कि वो जगह जो है वो धीरे धीरे बनते बनते हालात वहां तक पहुंच गए। इस युद्ध के नतीजे सिर्फ उसी इलाके तक सीमित रहेंगे ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो पूरी पृष्ठभूमि है और जो एक भू राजनीतिक वहाँ पर जो समीकरण है उसमें अगर हम लोग गौर करें तो रूस का पूरा साथ ईरान के साथ में है, वो बात उनके पब्लिक स्टेटमेंट में भी आ रहा है। चीन तो आमतौर पर ऐसे संघर्षों से दूरी बनाकर रखता है, लेकिन चीन की परोक्ष भूमिका इसमें होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और उस रूप में चूंकि अमेरिका तो खुद पहले से इसमें शामिल है, तो ये युद्ध एक, इसे विश्व युद्ध कहना शायद ठीक न हो, लेकिन एक ऐसा युद्ध जिसमें दुनिया की आज की सभी बड़ी ताकतें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल होंगी, यह बात तो हम लोग, इसका अनुमान तो इस समय हम लोग लगा ही सकते हैं। समस्या की जड़ है फिलिस्तीन।
समस्या की जड़ में है फिलिस्तीनियों के अधिकारों का उल्लंघन। समस्या की जड़ में है गजा में जारी नरसंहार, जिसमें 37,500 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें आधे से ज़्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। अगर जो ब्रिटेन की जानी मानी स्वास्थ्य पत्रिका है लैंसेट, उसके अध्ययन पे गौर करें तो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मिलाकर 1,86,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं पिछले 10 महीनों में। जो इजराइल का वहाँ एक तरफा कार्रवाई चलती रही है, उसमें 1,86,000 से अधिक लोगों की जान इसमें जा चुकी है। और जो बेघर हुए लोग हैं, जो जिनकी ज़िंदगी तबाह हुई है, वैसे लोगों की संख्या तो लाखों में है, 10 लाख से भी ऊपर उसको मानी जाएगी, या 10 से 15 लाख के बीच में कहीं होगी। मुद्दा ये है कि जब तक ये चीज़ें वहाँ इसी ढंग से चलती रहती हैं, तो ये संभव नहीं है कि ये चीज़ें वैसे ही चलती रहें और इसके नतीजे ना हों। इसके नतीजे वैसे नतीजे ना हों जिसमें दूसरे देश खिंचते हुए ना चले जाएं। अभी हाल में हम लोगों ने देखा, टर्की के प्रधानमंत्री एर्दोआन ने ये एक बयान दिया कि हम इजराइल के अंदर अपनी सेना भेज सकते हैं उसके खिलाफ, ठीक उसी तरह जैसे लीबिया में भेजी गई थी सेना, जिस पर इजराइल ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई है और उसने नेटो से कहा है कि वो टर्की को निकाल दे। लेकिन ये बात ये बताती है कि टर्की जैसा देश जो नेटो का मेंबर है, जो पश्चिमी देशों के साथ रहा है, अगर वह भी इजराइल में सैनिक कार्रवाई की धमकी दे रहा है, तो इसका मतलब कि जो मुस्लिम दुनिया है, जो पश्चिम एशिया है, उसमें भावनाएं कितनी प्रबल हैं। और जब भावनाएं उतनी प्रबल हों तो ये सोचना कि वहाँ पर शांति बनी रहेगी या इसी तरह से चीज़ें लंबे समय तक चलती रहेंगी, ये मुमकिन नहीं। और वो लगता है कि वो वक्त अब बहुत करीब आ गया है जब ये सारी प्रतिक्रियाएं एक साथ जुड़कर वो एक ऐसे एक्शन में शामिल होंगी जिसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। वो परिणाम इजराइल के लिए होंगे। इजराइल वैसे ही आज कोई बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। वो अमेरिका के सहयोग से, अमेरिकी लगातार हथियार और वित्तीय मदद मिलने की वजह से वो युद्ध को जरूर जारी रखे हुए है, लेकिन उसकी अंदरूनी आर्थिक स्थिति काफ़ी चरमराने के उसमें संकेत हैं। इसके अलावा उसके वहाँ पर जो अंदरूनी राजनीतिक मतभेद हैं, और ये मतभेद तो 7 अक्टूबर के पहले ही काफ़ी तीखे हो चुके थे। जो विपक्षी वहाँ समूह हैं, उनका जो नेतन्याहू के खिलाफ विरोध था, वो विरोध अब एक बार फिर से रह के सड़कों पे दिखने लगा है, जिसमें वहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग नेतन्याहू सरकार को अपनी मुसीबतों के लिए दोषी मान रहे हैं। तो उन परिस्थितियों में जब बाहर से भी और भी देश युद्ध में शामिल होंगे, इजराइल की मुसीबत बढ़ेगी, तो इजराइल के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा हो सकता है। यह बात कहने में हमें जो भी वहाँ की परिस्थिति को जानता है उसे कोई हिचक नहीं। और अगर इजराइल लड़खड़ाता है तो अमेरिकी साम्राज्यवाद के लिए भी उसके बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे, यह अनुमान भी लगाया जा सकता है। तो आज बस इतना ही। हम एक बार फिर आएंगे आपके साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने के लिए। आज आप सबको नमस्कार।